આપણે નજર કરીએ આપણી સાથે ચર્ચા માટે જોડાઈ ગયા છે M&M ફાઇનાન્સ સર્વિસના વાઇસ ચેરમેન અને MD રમેશ અય્યર. અને પરિણામો પર જો તમે નજર કરો તો તમને નંબર્સ જે છે તેમાં સૌથી મોટી ખોટ અત્યાર સુધીની આવતી જોવા મળી છે. NIIsમાં 15% ઘટાડો આવ્યો છે, લોસ છે પ્રોફિટની સામે, એસેટ ક્વોલિટીમાં પણ બહુ જ મોટો જે છે તે डिटेरियोरेशन તમને અહીંયાથી જોવા મળી રહ્યું છે. तो વધુ बातचीत करिए. रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर और गुड आफ्टरनून. और सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि क्या हुआ है इस क्वार्टर में ऐसा, और ये जो नेट लॉस है एक बड़ा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर. एनालिस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, लेकिन बहुत वीक नंबर्स हमने देखे हैं. किस तरह से देखा है सर आपने इस क्वार्टर को? तो जैसे पता है कि सेकेंड वेव जो है रूरल को काफी इम्पैक्ट किया था। और हम जब पिछली बार भी बात कर रहे थे अप्रैल में, तो हमने ये बताया था कि इसी तरीके का क्वार्टर रहने की गुंजाइश है। और जो हम कस्टमर के साथ काम करते हैं, जिस सेगमेंट में हम काम करते हैं, ये सब अर्न एंड पे सेगमेंट है। और चूंकि काफी पीरियड 90 डेज में कम से कम मैं समझूंगा 70 डेज तो कोई एक्टिविटी रही नहीं। सो ये डेफिनेटली उसी का असर है। और कस्टमर जो है, अच्छे कस्टमर है, अगर इनकी जैसी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, इनके कैश फ्लो फिर सुधर जाएंगे और ये सब कस्टमर वापस पैसे दे देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में एक हायर प्रोविजन, ये एक टेम्पररी प्रोविजन है और ये कस्टमर की लिक्विडिटी प्रेशर की वजह से है। और इसमें कोई ऐसा क्रेडिट वाली बात नहीं है और ये टेम्पररी है। और नेक्स्ट 2 या 3 क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि ये रिवर्स हो जाएगा। सो मैं समझता हूँ कि ये जो है कोविड वेव इस बार जो रूरल को इतना ज्यादा इम्पैक्ट किया और सारे स्टेट्स में लॉकडाउन रहे, उसी का असर है। ठीक है, तो सर आपने सेगमेंटल परफॉर्मेंस कैसे देखा? स्पेशली कमर्शियल व्हीकल की हम जहाँ तक बात करें, हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर हमने थोड़ी सी स्लगिशनेस देखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कहीं और सेगमेंट में भी कोई स्ट्रेस देखा है? सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पे. जहां तक रूरल का सवाल है, ये प्रोडक्ट सेगमेंट से नहीं चलती है, ये ज्योग्राफी से चलती है। मेरा मतलब कि जिस भी ज्योग्राफी में दिक्कत हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट में दिक्कत होती है। और इस बार जैसे मैंने बताया, अक्रॉस द कंट्री लॉकडाउन की वजह से सारा ही प्रोडक्ट में इसका फर्क पड़ा है, एक्सेप्ट ट्रैक्टर एग्री सेगमेंट, जहां क्रॉप अच्छी रही, यील्ड भी अच्छा रहा, मतलब सपोर्ट प्राइस भी अच्छा रहा। और उनके सेल्स की वजह से जो उनका कैश फ्लो हुआ था, थोड़ा बहुत मई में उनका स्लो डाउन हुआ चूंकि मंडीज वगैरह बंद थे, लेकिन जून में आते आते उनका कैश फ्लो ठीक ठाक होने लग गया था। तो एग्री जो सेगमेंट है वो ठीक रहा। बाकी सारा ही मोबिलिटी सेगमेंट है, चाहे वो पीपल मूवमेंट हो, गुड्स मूवमेंट हो, वो सारा में ही असर पड़ा रूरल में। देयर वाज नो स्पेसिफिक सेगमेंट। अच्छा, तो रमेश सर, अब जहाँ तक बात आती है रीपेमेंट्स की, क्या उसके ऊपर कोई असर हुआ है कलेक्शंस की? जहाँ तक बात आती है, रीपेमेंट्स जो है वो पेसअप होते हुए हमने देखे थे. एफिशिएंसी की बात करें, किस तरह से देखी है आपने पिछले साल के कंपैरिजन में, अगर यहाँ पे देखें तो? एक्चुअली लास्ट ईयर अगर हम बात करें फर्स्ट क्वार्टर, तो ये मॉरेटोरियम था, तो इसलिए कोई कस्टमर को इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारा ही कस्टमर को मॉरेटोरियम मिल चुका था। इस क्वार्टर की अगर बात करें तो अप्रैल में पहले 10 दिन ठीक ठाक चल रहा था, फिर एकदम से लॉकडाउन वाली स्थिति आने लग गई। और मई वाज अ कंप्लीट शटडाउन, तो कोई मतलब एक्टिविटी था नहीं। और जून काफी अच्छा होने लग गया आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ द लॉकडाउन, आफ्टर अबाउट अ वीक और 10 डेज। अगर हम ये 3 महीने का अलग अलग से देखें, तो 67-70% तक कलेक्शन जा चुका था अप्रैल में। मई में इट केम डाउन टू 60 ऑड परसेंट, लेकिन फिर जून में जाते जाते 95% को क्रॉस कर गया। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल जो है, जैसे ही मार्केट ओपन अप हुआ, द कलेक्शन एफिशिएंसी वेंट अप आल्सो। और ओवरऑल 3 महीने की मिल के बात करें तो द कलेक्शन एफिशिएंसी वाज अपवर्ड ऑफ 82%। और जून सिंगुलरली बात करें तो अपवर्ड ऑफ 95%। ठीक है, अभी जैसे आपने बताया कि मॉरेटोरियम था, अब अभी क्या सिचुएशन है? एनपीएस फिर भी बढ़ रहे हैं मॉरेटोरियम खत्म होने के बावजूद भी. प्रोविजंस हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हम यहाँ पर देख रहे हैं. आपने कहा कि प्रोविजनिंग जो है वो ऑल टाइम हाई इसलिए है कि क्योंकि कोई रीजनिंग यहाँ पे कोई अभी भी कुछ बाकी हो, ऐसी कोई चीज़ें हमें देखनी चाहिए?
अगर आप ये एनपीए की नंबर को देखें तो इसे दो तरीके से देखना चाहिए। एक मार्च के पहले वाला जो एनपीए और जो अप्रैल मई जून में जो बिल्टअप हुआ है। अप्रैल मई जून में जो बिल्टअप हुआ है 5-6% एनपीए, ये बिल्कुल ही टेम्पररी नेचर का है और ये सब रेगुलर कस्टमर है। और चूंकि इस 3 महीने में उनका कोई एक्टिविटी नहीं रहा, यहाँ तक कि हम वहां तक जाकर के कलेक्शन नहीं कर पाए या वो हमारे ब्रांच में आकर के कलेक्शन ना दे पाए, इस वजह से जो है ये बम्प अप हुआ है। और ये आगे 2 या 3 क्वार्टर में आप देखेंगे कि ये रिवर्स हो जाएगा। जहां तक मार्च का एनपीए है जो 9% के आसपास रहा, उसमें हमने देखा है कि एटलीस्ट 20-25,000 अकाउंट जो है वो मूवमेंट दिया है। तो ये दोनों को अगर हम मिलकर देखें तो आगे जैसे बाजार ओपन हो जाएगी एंड जैसे क्रॉप्स के पैसे आने लगेंगे, फिर फेस्टिवल सीजन होगा, फिर उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्टिविटी होगी, तो मैं समझता हूँ कि ये करेक्शन आपको देखने मिलेंगे आगे चलते चलते। और जहां तक आगे क्या पेन की उम्मीद है जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज हमारी बुक का अगर आप देखें, इवन एट दैट एलिवेटेड लेवल हमने 53% प्रोविजन कर रखा है। हमारी ओवरले प्रोविजन 2700 करोड़ की है। तो मैं समझता हूँ आगे चल के राइट बैक की गुंजाइश है और आगे हमको प्रोवाइड चार्ज नहीं करना पड़े, जैसे बाजार के ओपन अप हो जाएंगे तो हमें प्रोविजन नहीं करना पड़े। तो ये सर आपने ये राइट ऑफ कहा कि नहीं, और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या नंबर्स हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि प्रोविजनिंग जो है 50% से ज्यादा तो आपने कर रखी है, तो सो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो इंक्रीज एनपीए हुआ है, जो 9% से 15% आज हम देख रहे हैं, वो जो 6% एनपीए है, उसी में से राइट बैक की काफी गुंजाइश है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और उस नंबर की अगर हम बात करें, 6% ऑफ हम्म आवर बुक की अगर हम बात करें, तो लगभग 3,000+ करोड़ का अगर जो एनपीए हुआ है उसमें 50% की प्रोविजन है। तो क्लियरली मैं समझता हूं कि ये जो 5% एनपीए जो इंक्रीज हुआ है, 5 to 6%, ये बिल्कुल ही जल्दी से जल्दी जो है रिवर्स होंगे आगे 2 या 3 क्वार्टर। ठीक है सर। अब डिसबर्सल्स की बात कर लेते हैं, जो इम्प्रूव ज़रूर हुए हैं, लेकिन लोन ग्रोथ अभी भी इम्प्रूव होता हुआ हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। ये ट्रांसलेशन कैसे हुआ, इसको किस तरह से हमें देखना चाहिए? तो एक तो ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स मेच्योर होते हैं, दे आर मेच्योरिंग फास्टर देन द डिसबर्समेंट। इस वजह से आपको लोन बुक में ग्रोथ नहीं दिख रहा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ये सीजन ओपन अप होंगे, जैसे हमने देखा कि जून में काफी अच्छा सेल हुआ है और जुलाई में भी हम देख रहे हैं कि कस्टमर के फुटफॉल डीलरशिप में काफी अच्छा है और ओईएम्स के सप्लाई साइड भी काफी अच्छा लग रहा है, गाड़ियां मिलने लगी है। तो मैं समझता हूँ ये मोमेंटम लगातार रहेगा और इस साल में हम आगे चल के ग्रोथ को देखेंगे क्लियरली। और जैसे जैसे डिसबर्समेंट ग्रोथ आने लग जाएगा, तो यू विल आल्सो सी एयूएम ग्रोथ हैपनिंग। और ये जो ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, मतलब मोमेंटम ऑफ ग्रोथ, ये लास्ट ईयर से कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पहले 3 महीने में लास्ट ईयर में काफी सबड्यूड रहा है एक्टिविटी। हम तो ये देखेंगे कि जब नॉर्मल हो जाती है तो कैसे ये पिकअप होता है। तो क्लियरली हमारी समझ है कि सितंबर से आप देखेंगे कि काफी अच्छे नंबर रूरल से डिसबर्समेंट में भी देखने मिलेगा, वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप होंगे और मैं समझता हूँ वहीं से ग्रोथ शुरुआत होगी। ठीक है सर, तो फाइनेंशियल ईयर 22 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं एयूएम्स जो हैं वो यहाँ से अब इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। सितंबर से हम देखना चाहेंगे कि थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई भी दिखें। तो किस तरह से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 22 को? मैं समझता हूँ ऐसा ऐसा देखना चाहिए, पहले 3 महीने को छोड़ देना चाहिए जो कि एकदम ही abnormal क्वार्टर रहा है। अगर 9 मंथ्स की बात करें जुलाई से मार्च तक का, और उसे कंपेयर करें किसी भी पिछले पीरियड से, तो आपको डेफिनेटली उसमें ग्रोथ दिखेगा ओवरऑल रूरल रूरल मार्केट में, और उसका फायदा हमें डेफिनेट मिलेगा।